हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बढ़िया से हैं, क्लासेस अच्छे से कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट वी विल डू आवर वोकैबुलरी एज यूजुअल एंड देन वी विल स्टार्ट आवर article. Okay, and if you haven't subscribed this channel then do it right now. So let's start. The very first word is trajectory. इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसके दोनों मीनिंग हम समझते हैं, लिटरल मीनिंग एंड द फिगरेटिव मीनिंग। लिटरल मीन्स जो वास्तविक अर्थ है इसका। ये सेंटेंस देखिए, द बॉल फॉलोड अ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री थ्रू द एयर। इसका मतलब क्या हुआ? बॉल फॉलोड अ कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब यहाँ पे रियल में पाथ से है ना। तो बॉल कैसे गई थी? कर्व तरीके से। उसने कैसा रास्ता अपनाया? कर्व्ड, है ना, कर्व। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? लिटरल मीनिंग हो गया इसका, पाथ, रास्ता। और अगर हम इसके फिगरेटिव मीनिंग की बात करें, जैसे चूजिंग द राइट स्ट्रीम कैन इन्फ्लुएंस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ आवर स्टूडेंट्स फ्यूचर। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग क्या हुआ? अगर हम एक सही स्ट्रीम चूज करते हैं, यानी कि स्ट्रीम, जैसे हम क्लास 11th में जब आते हैं तो हमें अपना चुनना होता है ना कि हम साइंस में जाना चाहते हैं, साइंस में भी पीसीएम है, पीसीबी है, या कॉमर्स में जाना चाहते हैं विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, और या फिर हम ह्यूमैनिटी लेना चाहते हैं। तो एक राइट स्ट्रीम को चूज करना, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये प्रभावित कर सकती है जो स्टूडेंट के फ्यूचर की एक क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री है, जो उसका पाथ है। सही बात है ना। अगर आपने सही अपने लिए स्ट्रीम चूज की है तो जो आपकी लाइफ का जो पूरा पाथ है वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो पाथ वास्तविक अर्थ में आप नहीं देख रहे, लेकिन वो है तो पाथ ना, वो एक डायरेक्शन है वो चीज। सो ट्रेजेक्ट्री मतलब द वे समथिंग मूव्स, वो चीज जैसे मूव कर रही है वास्तविक तरीके से, जैसे जिसे हम देख सकते हैं, तो वो लिटरल हो गया, या फिर अदरवाइज वो फिगरेटिव है। ठीक है। डेवलप और प्रोग्रेसेस ओवर टाइम। तो जिस तरीके से जो चीज मूव करती है, आगे बढ़ती है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सिंपल बोले तो पाथ, कोर्स, उसका डायरेक्शन, डेवलपमेंट, उसका मूवमेंट। ठीक है। ट्रेजेक्ट्री का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है ये। सो चूजिंग द राइट स्ट्रीम्स, अगर हम सही स्ट्रीम को चूज करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस कर सकती है। इन्फ्लुएंस करना मतलब उसको प्रभावित करना। द ट्रेजेक्ट्री, द ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे ये हमारे आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। डन है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलायबल। एबीएलई, जब भी आपको कभी भी किसी भी शब्द में एबीएलई दिखाई देना तो समझ जाइए, पहली बात तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज के लायक। रिलायबल है वो चीज। अब आप लोग जानते हैं रिलाय वर्ड, रिलाय वर्ड जानते हैं ना, वर्ब होता है ये। रिलाय करना मतलब किसी पे भरोसा करना, है ना। रिलाय कर रहे हैं आप उस पे, भरोसा कर रहे हैं आप उस पे, ट्रस्ट कर रहे हैं आप उस पे, आप उस पे डिपेंड हो रहे हैं। तो रिलाय के साथ में फिक्स प्रपोजिशन ऑन आता है, रिलाय ऑन। तो वहीं से इसी वर्ब से ये शब्द बन गया हमारा रिलायबल, यानी कि वो चीज लायक है भरोसा करने के। तो वो चीज भरोसा करने के लायक है, तो वो चीज रिलायबल है। सो समवन और समथिंग यू कैन ट्रस्ट टू वर्क वेल और टेल द ट्रुथ कंसिस्टेंटली। मतलब सिंपल सी बात है, जिस चीज के ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई प्लेस हो सकता है, जहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीज रिलायबल है, मतलब ये चीज भरोसे करने के लायक है, हम इस पे डिपेंड हो सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इस पर निर्भर हो सकते हैं। तो वो चीज डिपेंडेबल है, आप उसको उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्ट करने के लायक है। क्रेड का मतलब भी आपका भरोसा ही होता है ना। सो क्रेडिबल का मतलब अगेन वो क्रेडिट के लायक है, मतलब भरोसे के लायक है। फेथफुल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। शी इज अ रिलायबल एम्प्लॉय हु ऑलवेज फिनिशेज हर वर्क ऑन टाइम। तो अगर आप किसी मतलब एम्प्लॉय है तो आप उसको रिलायबल तब कह सकते हैं ना, पहले तो उसने कुछ समय तक ऑफिस में काम किया हो, वहां पे उस कंपनी में काम किया हो, और फिर वो जो उनको भी जो भी काम दिया जाता है उसको वो ऑन टाइम कंप्लीट करके देते हैं। जब भी उनको जो भी ड्यूटी दी गई है उन्होंने उसको फुलफिल किया है, दैट मीन्स यू कैन से या शी इज अ रिलायबल पर्सन। मीन्स हम इन पे डिपेंड हो सकते हैं, वी कैन डिपेंड ऑन हिम।
सो शी इज अ रिलायबल एम्प्लॉय। तो कैसी एम्प्लॉय है वो? रिलायबल एम्प्लॉय है, मीन्स डिपेंडेबल है, ट्रस्ट वर्दी है ना, फेथफुल है, हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन सी here is article A. Is it for this word reliable or employee? This article is for employee. Reliable, ABLE अभी जिस मैंने आपको बताया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, सो दिस इज योर एडजेक्टिव। एम्प्लॉय के बारे में बता रहे हैं ना, सो एम्प्लॉय कैसे है? रिलायबल है। सो जो भी शब्द आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं उन वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। So this article is for your employee, and please keep the spelling of employee in your mind, है ना, keep it clear कि employee की spelling क्या होती है, EMPLOY। even you know employee is your verb and then E लगा दिया तो person। तो जिस पर्सन को हायर किया जाता है वो एम्प्लॉय कहलाता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोवाइड्स जॉब। सो शी इज अ रिलायबल एम्प्लॉय। वो ये हु किसके लिए है? इस एम्प्लॉय के लिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु ऑलवेज फिनिशेस हर वर्क ऑन टाइम। वी नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो हमें डिसीजन लेने से पहले हमें एक रिलायबल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मीन्स भाई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। वी नीड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो ट्रस्ट वर्दी है। ओके, नाउ आई थिंक ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में डेफिनेटली आना चाहिए कि मैम जस्ट अभी आपने बोला कि यहाँ पे आर्टिकल आया है एम्प्लॉय के लिए, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल आ क्यों नहीं आया है? यू नो वाई? बिकॉज एम्प्लॉय इज योर काउंटेबल नाउन। एम्प्लॉयज होता है ना, ये आपका कॉमन काउंटेबल नाउन है, ठीक है, डन है। इंफॉर्मेशन एक ऐसा शब्द है जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल्स के लिए कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, इनका कभी भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। सीजीएल के क्वेश्चन की मैं बात बताती हूँ। सीजीएल का मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, है ना, आप ही लोग को करवाने के लिए दूसरे चैनल पे, तो उसमें ये क्वेश्चन था, वहां पे इंफॉर्मेशंस दिया हुआ था, तो वही एरर था उस क्वेश्चन में, क्योंकि इंफॉर्मेशंस हो ही नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन इज योर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते और ना ही हम इनको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा। वी नीड रिलायबल इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो डिसीजन बनाने से पहले हमें एक रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। इज इट डन? याद हो गया हमें। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ, डायरेक्शन, एंड द रिलायबल मीन्स समथिंग लाइक जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंडेबल है वो चीज। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज साइकोमेट्रिक। व्हाट डज इट मीन? सी, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करना, उसका मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट हो गया इसका। अब मैट्रिक का मतलब, एंड साइक का मतलब होता है ब्रेन। साइक का मतलब क्या होता है? हमारा ब्रेन, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक मतलब हमारी ब्रेन को मेजर। अच्छा, ब्रेन को मेजर कैसे करते हैं? आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, कौन सा काम है जो आपको सूट करता है, मींस कौन सा काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंसान कुछ भी ना कर पाए। आई थिंक एवरीबडी हैज देयर यूनिक पर्सनालिटी, राइट। सो सपोज जो काम मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ, इट माइट बी कि वो आप अच्छे से ना परफॉर्म कर पाए, जो काम आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं वो मैं ना कर पाऊँ। सो ये चीज हमें कैसे पता चलती है? हमारे इंटरेस्ट के थ्रू, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, कौन सा काम है जो हमें सूट करता है, और ये सब चीजें कौन बता पाता है? साइकोमेट्रिक एनालिसिस से हमें पता चलता है। हाउ डू दे थिंक एंड बिहेव? लाइक एवरीबडी थिंक्स एंड बिहेव्स इन अ डिफरेंट मैनर, right? The way I think, I don't think that like you people also think in the same manner. We all thinks in different manner. हाउ डू दे थिंक? भाई वो इंसान सोचता कैसे है, वो इंसान का बिहेव करने का तरीका क्या है, उसको कौन सा काम सूट करेगा। मतलब सपोज करो आप, हम 11th में ना हमें स्ट्रीम चूज करनी है, तो अब आप आर्ट्स चूज करें, ह्यूमैनिटीज चूज करें, या आप कॉमर्स चूज करें, या आप साइंस बैकग्राउंड में जाएं, ये कैसे पता चलेगा? आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, आपको ये पूरा, जैसे मैं हूँ अगर, तो मुझे बायो में ह्यूमन की बॉडी के बारे में जानना है। मुझे जानना है कि हमारे अंदर पूरी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, छोटी छोटी वेन से लेके आर्टरीज के बारे में मेरे को जानना है, राइट। मेरा मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर में, तो मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है ना वो चीज, ये काम मेरे पे सूट कर सकता है। मेरा सोचने का तरीका क्या है, डॉक्टर मुझे बनना क्यों है,
मैं किस तरीके से काम करना चाहती हूँ, तो ये सब चीजें क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम अपने ब्रेन को एनालिसिस करते हैं ना. सो व्हाट आर देयर नेचुरल इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, सो दिस इज, एंड वी गॉट टू नो ऑल दीज पॉइंट्स थ्रू साइकोमेट्रिक एनालिसिस. Is it done? So psychometric, psycho means brain and then metric means आपका मेजरमेंट. जैसे साइकोलॉजी होती है ना, तो इसमें क्या होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो लॉजी मीन्स टू स्टडी और साइंस, एंड साइको मीन्स ब्रेन. तो जब हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हमारी साइकोलॉजी कहलाती है. इज इट डन? ओके. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मैनिफेस्ट. अब अगर हम सोशल मीडिया या डिफरेंट वे में बात करें तो हम मैनिफेस्ट को एक डिफरेंट फॉर्म में जानते हैं. मैनिफेस्ट करना मतलब हमें ऐसे लगता है कि उस चीज को इमेजिन करिए, जो चीज आप अपने फ्यूचर में चाहते हैं, है ना. तो हम कहते हैं प्लीज मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके. बट मैनिफेस्ट का ये है जो अभी आया है, बट ट्रेडिशनल मीनिंग क्या होता है मैनिफेस्ट का, वो होता है जब कोई चीज आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, जब वो चीज आपको क्लियरली विजिबल हो रही है, वो क्लियर हो रही है, वो एकदम नोटिसेबल है, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है. ठीक है. जैसे कि अब अगर सपोज करो कि आप मैनिफेस्ट का एक ही मीनिंग जानते हैं, मैनिफेस्ट करना मीन्स इमेजिन करना, उस चीज को आप इमेजिन करिए अपने ब्रेन में, आप उस चीज को लेके आइए दैट यू वांट समथिंग इन योर फ्यूचर एंड देन क्रिएट दैट थिंग इन योर ब्रेन. Okay, now if this sentence comes in your exam, then how will you answer it? Like stress can manifest as headache. मतलब इसका तो हम मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे भाई, अगर हमें मैनिफेस्ट का मतलब हमने वही सीखा हो कि मैनिफेस्ट करना मतलब किसी चीज को इमेजिन करना, मैनिफेस्टेशन हम लोग बोलते हैं ना, या माई मैनिफेस्टेशन विल डेफिनेटली वर्क, मेरी मैनिफेस्टेशन जरूर काम करेगी, मतलब जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो जरूर काम करेगी. तो भाई यहाँ पे क्या मीनिंग है इसका, हर लीडरशिप स्किल्स मैनिफेस्टेड अर्ली इन लाइफ, यहाँ क्या मीनिंग है इसका. आपसे एग्जाम में पूछ ले मैनिफेस्ट का सिनोनिम बताइए, हाउ विल यू आंसर इट. तो स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट एज हेडेक्स. हेडेक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है पेन, दर्द, और हेड का मतलब सर. तो जब सर में दर्द हो रहा है उसको हेडेक कहते हैं, कमर में दर्द हो रहा है मतलब उसको बैक एक कहते हैं, पेट में मतलब स्टमक एक. ठीक है. तो भाई मैनिफेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैनिफेस्ट का मतलब है वो चीज अपने आप में अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है हमें, इमर्ज हो रही है, मीन्स बाहर निकल रही है, वो शो हो रही है हमें. मैनिफेस्ट का मतलब सिंपली हम देखेंगे शो हो रही है वो चीज हमें, विजिबल हो रही है. स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट एज हेडेक, मतलब अगर हमें स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस तो मैं दिखा नहीं सकती मुझे, लेकिन मेरा सर बहुत तेज दुख रहा है. ऐसा होता है ना, जब हमें किसी चीज को लेके बहुत चिंता हो रही होती है तो हमारा सर दुखने लगता है, हमें अजीब सा होने लगता है, बॉडी में सेंसेशन होने लगती है. तो वो क्या है, ये हमारे सिम्टम्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये चीजें विजिबल हो रही हैं. तो स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट एज हेडेक. तो मैनिफेस्ट मतलब यहाँ पे भाई जो स्ट्रेस है वो किस रूप में हमको बाहर आ रहा है, हेडेक के रूप में. स्ट्रेस किस रूप में दिखाई दे रहा है, हेडेक के रूप में. तो मैनिफेस्ट मतलब अपीयर हो रहा है, वो चीज हमें शो हो रहा है. हर लीडरशिप स्किल्स मैनिफेस्टेड अर्ली इन लाइफ. मैनिफेस्टेड अर्ली इन लाइफ मतलब जो उसके अंदर में जो लीडरशिप की जो स्किल है वो उसके जीवन के बहुत पहले ही दिखने लगे थे कि इस बंदे के अंदर में ये क्वालिटी है, वो चीज अपीयर होने लगी थी, है ना. तो देखो जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से परसुएसिव आपकी टोन है, आप इस तरीके से स्पीच देते हैं कि आप किसी को भी झटपट तरीके से मना सकते हैं, ठीक है, और आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप मान सकते हैं आप दूसरे फील्ड में आपको सूटेबल रहेगा. बट अगर आपके अंदर सेल्स बहुत अच्छी है, मतलब आप कोई भी सामान बेच देंगे, जैसे हम एक बोलते हैं ना गंजे को कंघी बेच देने की आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप सेल्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो अब जैसे यहाँ पे उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी ना वो मैनिफेस्टेड हो गई, मतलब वो दिखने लगी, वो अपीयर होने लगी अर्ली इन लाइफ. तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या हुआ, बिकम विजिबल, वो चीज आपको दिखाई दे रही है, वो अपीयर हो रही है. ठीक है. अपीयर हो रही है, वो चीज आपको प्रस्तुत हो रही है, वो दिखाई दे रही है. रिवील इटसेल्फ, वो अपने आप को शो कर रही है, विजिबल हो रही है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, वर्ब. डन है. इज इट क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके. सो शुरू करें अब हम लोग आर्टिकल को रीड करना. करियर स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस. सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है कि हम सेल्फ अवेयर हो. आर यू सेल्फ अवेयर.
I answer this question. Are you self-aware? Do you know what you want in your life? Are you clear? Are you? Tell me. Millions of students in class 10 and 12 are asked to choose a stream that will not only shape the next few years of education but also the trajectory of their working life. Is it true or not? Yeah, it is. Millions of students in class 10 and 12 are asked to choose a stream. भाई जो बच्चे 10वीं में होते हैं, जनरली 10वीं में होते हैं, फिर 12वीं के बाद में जब वो ग्रेजुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो अब 10th में बहुत क्रूशियल पॉइंट आ जाता है हमारी लाइफ में, तो उनसे बोला जाता है कि भाई एक स्ट्रीम चूज करिए, और वो जो स्ट्रीम है वो विल नॉट ओनली, ये ना ही सिर्फ उनके आने वाले कुछ ईयर ऑफ एजुकेशन को, मतलब ईयर्स ऑफ एजुकेशन को ही ना ही ये सिर्फ डिफाइन करेगी, बल्कि वर्किंग लाइफ के भी पाथ को कंप्लीटली चेंज कर सकती है ये चीज, है ना। एंड बट दिस चॉइस इज सेल्डम मेड इन आइसोलेशन, लेकिन ये जो चॉइस है ना, ये जो हम चुनते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे, हम कौन सा सब्जेक्ट चॉइस, हमारी क्या चॉइस है, ये शायद ही, शेल्डम का मतलब मुश्किल से ही, हार्डली, मुश्किल से ही ये आइसोलेशन में बनते हैं, मतलब इसके पीछे और भी बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। आइसोलेशन मतलब सेपरेटेड, है ना। देखते हैं क्या क्या। पेरेंट्स जो होते हैं वो चिंता करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, कि बच्चा कौन सा स्ट्रीम चुने, उसको यहाँ पे जॉब के ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, तो पेरेंट्स के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फिर रिलेटिव से पता नहीं क्यों आ जाते हैं, ये कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि अरे उसके बेटे ने तो ये लिया था, अब हमारा बेटा ये ले लेगा तो ये हो जाएगा, है ना। सोसाइटी एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना मतलब उस चीज को इंक्रीज करना, उसको और बड़ा कर देना। प्रेस्टीज इन द मार्केट प्रमोट्स ट्रेंड्स। तो जब हम चॉइस लेते हैं ना कि हमें क्या, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, दिस चॉइस इज सेल्डम मेड इन आइसोलेशन, मीन्स हम, वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच के नहीं ले रहा होता है, इसमें बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी कनेक्टेड होते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहले तो पेरेंट्स ही आ जाते हैं यार, वही अब बहुत चीजों को लेके आ जाते हैं, राइट। उन्हीं के अपने खुद के ही अजम्पशंस होते हैं कि मैं ये चाहता था, नाउ आई वांट यू टू डू, मैंने तो पूरे जीवन ये तुम्हारे लिए ड्रीम देखा है। बट जो हमने ड्रीम देखा है, इट डजंट मीन ना कि वो बेबी भी वैसे ही करेगा, उसकी अपनी लाइफ है, ऑफ कोर्स उसकी अपनी लाइफ है। हमको लगता है हमारे बच्चे की अपनी लाइफ कैसे हो सकती है, आई डोंट नो, दिस इज लिटरली सो फनी ब्रो। लाइक पेरेंट्स वरी अबाउट सिक्योरिटी, रिलेटिव्स कंपैरिजन, सोसाइटी भाई और बढ़ा देती है, उसको वर्सन कर देती है, प्रेस्टीज की ये होना चाहिए, मतलब ओ माय गॉड, लाइक अगर आपने साइंस लिया है तो आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, है ना, साइंस वाले अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे साइंस लेते हैं। फिर कॉमर्स वाले बच्चे आ जाते हैं और सबसे नीचे आते हैं आर्ट्स वाले। मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये बनाया किसने, ये बनाया किसने। What is largely missing is the fundamental factor of having reliable insights into the students themselves. और क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मिसिंग है, वॉट इज लार्जली मिसिंग, सबसे ज्यादा क्या चीज है जो मिसिंग है, वो है फंडामेंटल फैक्टर ऑफ हैविंग रिलायबल इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट का मतलब क्या होता है, क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। रिलायबल का मतलब ट्रस्ट वर्दी। इनटू द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, इनटू द स्टूडेंट्स देमसेल्फ मतलब स्टूडेंट्स के बारे में ही फैक्टर, उन किसी को कुछ पता ही नहीं है कि स्टूडेंट के खुद के क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो कैसे सोचता है, वो क्या करना चाहता है, वो कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इन चीजों के बारे में। ये जो जो फंडामेंटल फैक्टर है, ये जो हमारा प्राइमरी फैक्टर है, जो मेन फैक्टर है, यही मिसिंग है, बाकी सब चीजों के बारे में बात हो रही है। सो व्हाट इज लार्जली मिसिंग, सबसे ज्यादा क्या चीज है जो मिसिंग है, वो है फंडामेंटल फैक्टर ऑफ हैविंग रिलायबल इंसाइट इनटू द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या चीज है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वही चीज जो है वो मिसिंग है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपको बतानी थी। रिलायबल का मैंने आपको बता दिया था, ये वर्ब आया है रिलाय, है ना, वर्ब है ये, विश्वास करना, और यहीं से इसका नाउन फॉर्म बनता है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस मतलब डिपेंडेंस, ठीक है। डिपेंडेबल एडजेक्टिव फॉर्म था, डिपेंड वर्ब हो गया, डिपेंडेंस आपका रिलायंस का सिनोनिम हो गया। While students today are capable, informed and motivated,
career decisions continue to be guided by external pressure than internal clarity. वाइल स्टूडेंट्स, हालांकि वाइल जो है ये यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट है ना, दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात कर रहा है जो स्टूडेंट्स हैं, आज की डेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैपेबल हैं, मीन्स वो योग्य हैं, उनको जानकारी भी है और वो मोटिवेटेड भी हैं, ठीक है, ये सब बातें हो रही हैं। वाइल, वाइल मतलब ये हालांकि, ऑल्दो, उनको ये सब पता है, लेकिन जो करियर के जो डिसीजंस हैं वो किस चीज के थ्रू बनाए जाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा। कंटिन्यू टू बी गाइडेड मोर बाय, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, मोर बाय एक्सटर्नल प्रेशर देन इंटरनल क्लैरिटी, मोर आना चाहिए यहाँ पे, मोर बाय एक्सटर्नल प्रेशर देन इंटरनल क्लैरिटी। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे बट लगाना चाहिए था, नहीं, बट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वाइल है ये बट के ही इक्विवेलेंट है, ये वही कंजंक्शन है, यहाँ पे वाइल, वाइल जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये कॉन्ट्रास्ट ही बता रहा है, तो फिर आप यहाँ पे बट नहीं लगाएंगे। यानी कि आपने क्या किया है यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा वाइल ही इज हार्डवर्किंग, हालांकि वो हार्डवर्किंग तो है, इसका मतलब क्या हुआ, while he is hardworking, comma he lacks intelligence, मतलब हालांकि वो हार्डवर्किंग तो है लेकिन उसमें इंटेलिजेंस की कमी है, उसमें बुद्धि की कमी है, मतलब काम तो करता है, मेहनती तो है, लेकिन बुद्धि की कमी है। अब हम समझे यहाँ पे वाइल का मतलब कॉन्ट्रास्ट है, ये डिफरेंस दिखा रहा है, दो अलग अलग चीजें बता रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे वाइल से सेंटेंस की शुरुआत कर दी, फिर हमारा क्लॉज आ गया, फिर कॉमा और फिर हमारा दूसरा क्लॉज आ गया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप यहाँ पे बट नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर वो डबल हो जाएगा ना, वाइल भी वही चीज बता रहा है, फिर बट भी वही चीज बता रहा है, तो वो तो फालतू है, वो सुपरफ्लुअस, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। वाइल, हालांकि भाई जो स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में वो कैपेबल हैं, वो योग्य हैं, इन्फॉर्म्ड है, उनके पास जानकारी है, मोटिवेटेड है, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन जो करियर के डिसीजंस आज भी जो बनाए जाते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर उसमें ज्यादा होता है रादर देन देयर इंटरनल क्लैरिटी। उनको पता है उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन आता है वो ज्यादातर किस चीज के द्वारा आता है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमने जाना, पेरेंट्स, सोसाइटी, कंपनी एंड ऑल दिस। इज इट क्लियर, ये डन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, साइकोमेट्रिक मैट्रिक्स challenges this outdated approach by introducing evidence-based self-understanding and shift the question from what should I become to who am I and where am I most likely to thrive. Okay, first thing, जो ये साइकोमेट्रिक है, आपको ब्रेन में ये डाउट आना चाहिए था, 100% आना चाहिए था कि मैम यहाँ पे साइकोमेट्रिक्स लिखा हुआ है, फिर आपने यहाँ पे चैलेंजेस भी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट है, तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वह प्लूरल होनी चाहिए थी, चैलेंज होना चाहिए था, यहाँ पे चैलेंजेस नहीं होना चाहिए था। सी, साइकोमेट्रिक अगर हम ये एस हटा देंगे ना तो ये एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं ये। साइकोमेट्रिक इज योर एडजेक्टिव, साइकोमेट्रिक्स इज योर नाउन। जैसे आप, जैसे अगर हम क्या बोलते हैं, सिविक्स बोले या फिजिक्स बोले, फिजिक्स की स्पेलिंग ये होती है ना, हाँ, तो ये फिजिक्स में एस लगा हुआ है, इसका मतलब आप फिजिक नहीं कर देंगे इसको, ये फिजिक्स ही रहेगा। सिविक्स होता है तो सिविक्स में एस रहेगा ही रहेगा, ये प्लूरल नहीं बना दिया, ये पूरी स्पेलिंग ही कंप्लीट ऐसे है इसकी। वैसे ही साइकोमेट्रिक की कंप्लीट स्पेलिंग ही साइकोमेट्रिक्स होती है, एस उसका ऑलरेडी पार्ट है, हमने उसको एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया है। और अगर आप साइकोमेट्रिक कर देंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, तो साइकोमेट्रिक्स इज योर नेम ऑफ दैट थिंग, ठीक है, इट्स सिंगुलर थिंग। सो साइकोमेट्रिक्स इज चैलेंजेस, तो समझ में आएगा कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम फिजिक्स लगाएंगे, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज लगाएंगे ना ब्रो यहाँ पे हम लोग, सेम ऐसे यहाँ पे चैलेंजेस लगाया है इसके अकॉर्डिंग। तो साइकोमेट्रिक यानी जब हम हम अपने एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने आप को समझ रहे हैं, तो वो चैलेंज करता है इस आउटडेटेड अप्रोच को। आउटडेटेड मतलब जो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, आउटडेटेड हो चुकी है मतलब जो पुरानी हो चुकी है, ये जो अप्रोच हम जो लेते हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये क्या बोलेंगे, वो ये जो आउटडेटेड अप्रोच है
और ये आपकी साइकोमेट्रिक्स क्या करती है भाई, ये एविडेंस बेस्ड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है ना। आपके एविडेंस कहाँ एविडेंस है, मतलब ये सबूत दे रही है आपको, गैस नहीं कर रहे हैं हम कि बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में यहाँ पे ज्यादा जॉब्स आएंगी, कोई गैस वर्क नहीं चल रहा, एविडेंस है, सबूत है भाई, है ना। एंड शिफ्ट द क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट शुड आई बिकम, कि मुझे मैं क्या बनूं, बल्कि ये यहाँ पे लेके आ जाती है हु एम आई एंड वेयर एम आई मोस्ट लाइकली टू थ्राइव, मैं प्रेजेंट में कौन हूँ। आप क्लास 10 तक अगर पढ़ लिए हो तो आई एम श्योर आपको अपने बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा, आपके अंदर के ट्रेड्स बहुत सारे डेवलप हो गए होंगे। आपको ये तो पहले पता होना चाहिए कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। आप बाद में बन जाइएगा क्या जो बनेंगे, पहले ये आंसर पता होना चाहिए, हु एम आई, मैं हूँ कौन, एंड वेयर एम आई मोस्ट लाइकली टू थ्राइव, और कहाँ पे मैं अपने आप को देखता हूँ जहाँ पे मैं ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ। क्या आपको पता है कि आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कि आप भी बस एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से किसी किसी चीज में बस आप बहे जा रहे हैं। या एक सीरियस क्वेश्चन है ना ये। Studies show that 60 to 70% of students choose their stream based on parental or societal expectation rather than aptitude. तो जो स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि 60 से 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज करते हैं, चुनते हैं अपनी स्ट्रीम्स को, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या लें, किस चीज के आधार पर, बेस्ड ऑन मीन्स आधार पर, या तो उनके पेरेंट्स ने जो बोला है या जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करने के बेसिस पे वो लोग अपने स्ट्रीम को चूज करते हैं, रादर देन मीन्स इस चीज के बजाय, किस चीज के बजाय, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किधर है, आप नेचुरली इंक्लाइन किधर कर रहे हैं, आप किधर अपना इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो वहां उस चीज की बजाय जो 60 to 70% स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस चीज के बेसिस पे। आगे क्या दिया हुआ है, while हालांकि अगेन दिस डज नॉट ऑलवेज लीड टू फेलियर, इट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन। अभी देखो ये सेम ही चीज बात हुई है ना, ये कॉन्ट्रास्ट ही बता रही है आपका। हालांकि यद्यपि दिस डज नॉट ऑलवेज लीड टू फेलियर, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पसंद से स्ट्रीम नहीं ली, पेरेंटल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पे आपने स्ट्रीम ले ली, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये चीज आपको फेलियर की तरफ ही लेके जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंटली ऐसा मिला है कि जो वो लोगों के अंदर जो आगे चल के भाई वो स्टूडेंट जब वो आगे ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो डिससेटिस्फाइड होगा अपनी चीजों को लेके। अराउंड 40% कंसिडर चेंजिंग देयर स्ट्रीम इन द फर्स्ट 2 years ऑफ कॉलेज। तो मतलब 40% जो जिन्होंने अपनी पसंद से स्ट्रीम नहीं ली होती है, अब वो ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं चेंजिंग देयर स्ट्रीम, वो अपनी स्ट्रीम को ही चेंज कर दें अपने कॉलेज के पहले 2 सालों में ही। साइटिंग मीन्स कहते क्या है, पुअर फिट रादर देन एकेडमिक डिफिकल्टी, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो वहां पे उस चीज को डील नहीं कर पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को वहां पे फिट नहीं कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये होता है ना कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, जब तक हम अपने आप को अंदर से वो चीज नहीं आते। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ आपको कि मैं टीचिंग, आप देखते ही हैं कि मैं बहुत इरेगुलर रहती हूँ, है ना, अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट आप एक चीज ये भी तो नोटिस करते हैं ना कि मैं बार बार आती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं यही करना है मुझे, मतलब अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे यही करना है। अगर हमें अंदर तक, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा काम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बट हम अपने आप को वहां पे फिट नहीं पाते, हमें ऐसा सवाल आ रहा है यार मेरी जिंदगी बर्बाद है, मतलब हम पैसे भी कमा रहे हैं बट स्टिल हम वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है हमारी, फिट की, हम अपने आप को वहां फिट नहीं कर पा रहे हैं। Many can cope with misaligned course, but coping is not engagement. Absolutely understand this point. बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उस मिस अलाइंड कोर्स के साथ में डील कर सकते हैं, कोप करना मतलब डील करना, उसको निपट सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं, लेकिन कोपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज में इंगेज्ड हैं, है ना। जैसे जब मेरी ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी तो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी, मतलब बच्चे आ जाते थे, सबसे पहला प्रैक्टिस बैच होता था, उसके बाद में जो मतलब दोपहर तक
दोपहर में ब्रेक होता था, है ना, 12 से लेके 4 बजे तक कोई क्लास नहीं होती थी, उस समय मैं ऑनलाइन पे काम करती थी, और फिर 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक बच्चे होते ही थे। बट मैं टायर्ड, ऑब्वियसली ऑब्वियसली फिजिकली बॉडी तो टायर्ड हो ही जाएगी, लेकिन मजा आता था, एंगेजमेंट की कोई कमी नहीं थी, है ना। लेकिन अगर मैं, और भी मैंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं कभी वहां पे मेरे इंगेजमेंट ही नहीं आ पाती है, मेरे को ऐसा लगता है मैं कर क्यों रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम उस मिस अलाइनमेंट के साथ में हम अपने आप को डील नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है कि हम वहां पे इंगेज ही नहीं हो पा रहे हैं, हम वहां पे अपना बेस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं। और ओवर टाइम धीरे धीरे फिर ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, मैनिफेस्ट मतलब विजिबल होता है, शो होता है। अब कैसे शो होगा, आपके अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन सिर्फ उस काम को करने का नहीं है, मोटिवेशन अपनी जिंदगी में भी नहीं मिल पाता है हमको, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है, और फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये करियर कभी भी मैं इसमें फिट हो ही नहीं सकता हूँ। जैसे अब जो भी है, अब जीवन है तो काम तो करना ही पड़ेगा, खर्चा तो निकालना ही पड़ेगा, जॉब तो करनी ही पड़ेगी, वो पड़ेगी वाली अप्रोच फिर हमारी आ जाती है, हैप्पीनेस वाली अप्रोच हमारी खत्म हो जाती है। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है, जिस चीज में आप सेटिस्फाइड है ना, पहले तो आप उस चीज को चूज करिए, बाकी सब लोग खुश हो जाएंगे, एट द एंड सब खुश हो जाएंगे, बस आप पहले खुश हो। 2-4 महीने 2-4 साल प्रॉब्लम आएगी ऑब्वियसली आपको, बट डू इट। There is a persistent belief that ambition and hard work can compensate for any mismatch. सबसे बड़ा भाई ये मिथ है ये। परसिस्टेंट मतलब लोग लगातार ये विश्वास करते हैं कि अगर हम एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में और खूब हार्डवर्क करेंगे, तो जो अगर हमें ये नहीं भी पसंद है, तब भी हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? कंपनसेट कैसे कर सकते हैं ब्रो, हम कैसे आगे आए उस चीज में जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं आ पा रहा है, तो हम उसमें समझ ही नहीं पा रहे कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ आखिरकार। While effort is important, obviously effort important है, alignment matters more। अगेन आप देखो यहाँ पे while जो है ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। चलो मैं आपको आज होमवर्क देती हूँ, you will make at least 5 sentences using this structure, ठीक है, ताकि आप ये while के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लियर कर लें। डेफिनेटली, हालांकि एफर्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अलाइनमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उस चीज के साथ में कनेक्ट तो करें, आप उस चीज से अलाइन तो हों, आप उस चीज से मैच तो करें। Research shows that students who select subjects aligned with their aptitude, means their interest, are up to twice as likely to remain engaged throughout their course. तो रिसर्च क्या शो करती हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी चॉइस से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज किया होता है, वो मतलब आर अप टू ट्वाइस एज लाइकली टू रिमेन एंगेज्ड। तो जिन बच्चों ने किसी अदर कारण से उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज किया है, उनके कंपेयर में 2 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म वो करते हैं। इंगेज्ड स्टूडेंट्स लर्न विद ऑब्वियसली हम अपना काम करेंगे तो हमें क्यूरियोसिटी होगी और अच्छा परफॉर्म करना है, हमें प्रेशर नहीं होगा, हम परसिस्ट लॉन्गर, हम लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं। रिकवर फास्टर फ्रॉम सेटबैक्स, ऑब्वियसली किसी भी काम में देखो आसान तो कोई भी काम नहीं है, सेटबैक्स तो होने ही है, फेलियर तो होगा ही होगा किसी भी काम में। हमारा अपना फेवरेट काम होगा, हम वहां भी फेल होंगे ही होंगे, लेकिन हम वहां से रिकवर जल्दी कर लेंगे, है ना। एंड शो स्ट्रॉन्गर इंट्रेंसिक मोटिवेशन। आपको पता है हमारा जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है ना, वही इंसान को आगे ग्रो कराता है। मतलब आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप नहीं होगे, बट जब तक आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा ना कि मुझे ये काम करना क्यों है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो इंट्रिंसिक मतलब आपके अंदर का इंटरनल मोटिवेशन। तो जो एंगेज्ड स्टूडेंट्स हैं वो और अपनी इच्छा से सीख रहे होते हैं, वो लंबे समय तक उस काम को कर सकते हैं। अगर उनको फेलियर भी हो रहा है तो वहां से वो जल्दी रिकवर कर लेंगे, और उनके अंदर का जो मोटिवेशन है ना वो इंटरनल है, तो आपको उनको पुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उतने ज्यादा पुश रहेंगे। अब ये चीजें हम समझते नहीं है, मतलब अब आपको भी समझनी है ना। अगर सपोज करो आप सोचो कि आपके साथ आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती कर भी दिया, तो कल को जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा नहीं है ना कि हमारे पेरेंट्स भी तो कभी बच्चे थे, तो उनको भी लगा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने गलत किया, बट फिर उन्होंने भी हमारे साथ वैसा ही किया, क्योंकि उन्होंने वो थॉट अपने अंदर नहीं लाया ना कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल मत करना। Understanding underlying strengths helps students resist peer pressure and short-term trends
अच्छा पहले यहाँ से अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब जो चीज आपको नीचे है, हिडन है। अंडरलाइन मतलब वो चीज हिडन है, ठीक है। और क्या है वो चीज, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी है, हिडन बट इम्पोर्टेंट। तो हिडन है वो चीज है बट इम्पोर्टेंट है, तो उन स्ट्रेंथ्स को समझना ये हेल्प करती है स्टूडेंट की कि वो रोक सके। रेजिस्ट करना मतलब स्टॉप करना पीयर प्रेशर को। पीयर प्रेशर मीन्स कि अब आपके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देख मैं ना इस स्ट्रीम में जा रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चे को अपने बारे में पता है, उसको अपनी कोर चीजों के बारे में पता है, तो वो अपने पीयर प्रेशर में नहीं आपका आएगा ना, वो अपने आप को रोक लेगा, कहेगा ब्रो मेरे को काम करना है ना, मुझे आगे अपने फ्यूचर में ग्रो करना है ना। अच्छी बात है ये मेरे दोस्त हैं, बट आप इंडिविजुअली फिर वो अपने आप को सोच पाएगा जब उसे अपने बारे में पता है तो। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स हमेशा शॉर्ट टर्म्स ही होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई आज ट्रेंड चल रहा है तो वो 10 साल तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है ना भाई। रिड्यूसिंग अर्ली डिसएंगेजमेंट एंड रिपीटेड कोर्स चेंजेस, तो इससे और क्या हो जाएगा। तो अब हमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन हमें उस काम को करने में मजा ही नहीं आ रहा है, तो हम उस काम को लेके हमारी इंगेजमेंट ही नहीं हो पाएगी, और फिर हम बार बार अपने वो पाथ को चेंज करते रहेंगे। Students who make informed decision early are less likely to face mid-career dissatisfaction. तो वो स्टूडेंट्स जो जो डिसीजन जो वो बनाते हैं वो इन्फॉर्म्ड है, स्पेशली उनके उनके दिमाग के अकॉर्डिंग है, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, तो उनके चांसेस कम है कि वो अपने मिड करियर में उनको डिससेटिस्फेक्शन फील हो। सेल्फ अवेयरनेस बिकम्स अ लाइफ लॉन्ग एसेट enabling adaptability across industries rather than dependence on linear path। सेल्फ अवेयरनेस एक हमारे लिए लाइफ लॉन्ग एसेट है ना। सेल्फ अवेयर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कोई ऑप्शनल है ही नहीं, ये एक एसेट है भाई। एसेट मतलब आपकी पूंजी है, आपकी धरोहर है, आपका सब कुछ है अगर आप अपने आप को लेके सेल्फ अवेयर हैं तो। और इनेबल करना मीन्स अलाउ करता है। अडेप्टेबिलिटी मतलब आप ढल जाए ना, आप उन चीजों में अपने आप को मेंटेन कर पाए, आप उन चीजों के अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ अवेयर है, आपने अपने अकॉर्डिंग चीजें ली थी, आप जानते हैं आपका जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक है, वो एक्सट्रिंसिक नहीं है, बाहर से आपको फोर्स नहीं है, आप अंदर से ही इतना फोर्स है आपके अंदर में, रादर देन डिपेंडेंस ऑन लीनियर पाथ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही पाथ पे चलते रहेंगे, क्योंकि आप यू नो योर सेल्फ, देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट। सो दैट्स इट। कर ली हमने आज की क्लास कंप्लीट, बहुत मजा आया मुझे पढ़ाने में। ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ा रही हूँ, मजा आ रहा था, मैं खो ही गई थी क्लास के अंदर में। सो या आई मिस यू ऑल, मतलब मेरा लिटरली में कभी कभी ऐसे मन करता है कि मैं आप लोग को इन पर्सन में आप सबको एक एक को देख पाती, सुन पाती। या आई मिस यू ऑल, बट मोर देन दैट आई लव यू। सो बस अपना पढ़ाई करते रहिए, और हम डेफिनेटली मिलेंगे जरूर, ठीक है ना। तो अब चलो पढ़ाई करो अच्छे से, और क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, रिवाइज करनी है क्लासेस को, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है ताकि ये पीडीएफ आपको वहां से मिल जाए, और फिर आप इसे सेल्फ रीड करें, ठीक है। सेल्फ रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय एवरीवन, बी हैप्पी।